प्राचीन ज्योतिष पाठ्यक्रम की 24वीं कड़ी में आपका हार्दिक वेलकम है और इसी कड़ी के साथ चरण 1 की भी शुरुआत होती है। इस वीडियो में हम आने वाले महीनों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी बातें तय करेंगे, क्योंकि अब आप सीखेंगे कि चंद्रमा की स्थितियों को अपनी व्यक्तिगत कुंडली में वास्तव में कैसे अंकित करें, रोजमर्रा की जिंदगी में एस्ट्रो डिटेक्टर का उपयोग कैसे करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी ग्रहों की कड़ियों को, जिन्हें आप एस्ट्रो डिटेक्टर से अभी अभी खोजते हैं, व्यवस्थित रूप से ट्रैकिंग सूची में कैसे दर्ज करें। हाँ, ताकि आप इस ज्ञान का अपने व्यक्तिगत रोजमर्रा के जीवन में पूरी तरह से लाभ उठा सकें। पहला चरण चंद्रमा और हमारी भावनाओं को समर्पित है। ज्योतिष में चंद्रमा भावनात्मक प्रक्रियाओं, प्रतिक्रिया पैटर्न और आंतरिक हलचलों का प्रतीक है, जो हमारे ऊर्जा संतुलन को रोजमर्रा की जिंदगी में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। इसीलिए हम चंद्रमा को प्रतिदिन ट्रैक करना शुरू करते हैं और उसके प्रभाव को केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में बहुत ही ठोस रूप में देखते हैं, परिस्थितियों, मूड और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में। इस चरण का उद्देश्य यह है कि नकारात्मक और ऊर्जा चूसने वाली भावनाओं को अब अनजाने में न जिया जाए, बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से देखा जाए। क्योंकि जैसे ही भावनाओं की पहचान हो जाती है और दोहराए जाने वाले पैटर्न समझ में आ जाते हैं, वे अपनी शक्ति खो देते हैं। अब आप उनके सामने असहाय नहीं रहते। मुख्य बात यह है कि जो पहचाना जा सकता है वह पूर्वानुमेय है, और जिसे पहले से जाना जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है। यह प्रक्रिया केवल भावनात्मक आत्मनियमन का एक साधारण रूप ही नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का एक गहरा और सच्चा आंतरिक रूपांतरण है। यह वही पारंपरिक अल्केमिस्टिक सिद्धांत है जिसमें धीरे धीरे सीसा सोने में बदल जाता है, और यह परिवर्तन न केवल भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि पूरे ऊर्जा संतुलन, मानसिक स्पष्टता, शारीरिक सहन शक्ति और अपने दैनिक जीवन को अधिक जागरूक और कुशलता से जीने की क्षमता पर भी स्पष्ट रूप से असर डालता है। पहला चरण उन सभी चीजों की नींव रखता है जो आगे आने वाले चरणों में होंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सब कुछ सीधे रोजमर्रा की जिंदगी में होता है, बिना किसी अतिरिक्त समय की आवश्यकता के। क्योंकि पहले चरण के लिए न तो कोई अतिरिक्त अनुष्ठान, न लंबी अभ्यास प्रक्रियाएं और न ही अलग से समय निकालना जरूरी है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन को ही रूपांतरण और अवलोकन का स्थान बनाते हैं। हर एक सामान्य स्थिति, जैसे कि गाड़ी चलाना, बातचीत करना, काम करना, निर्णय लेना, मूड बदलना, ये सभी पहले से ही एक आदर्श अभ्यास का मैदान है। और जैसे ही सामग्री एक बार प्रिंट कर ली जाती है और तैयार हो जाती है, तो संगठनात्मक प्रयास केवल महीने में एक बार चंद्रमा की स्थिति को चिह्नित करने तक सीमित रह जाता है, जिसमें आपकी गति के अनुसार लगभग 10 से 20 मिनट लगते हैं। जहां मैं अभी शुरुआत में थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूं, क्योंकि ये हम साथ में कर रहे हैं। हम अब से हर महीने इन्हें एक साथ चिह्नित करेंगे। और हाँ, शुरुआत में मैं निश्चित रूप से थोड़ा और धीरे धीरे बोलूंगी और सब कुछ शायद और भी स्पष्ट रूप से समझाऊंगी और दोहराऊंगी, लेकिन कुल मिलाकर इसमें महीने में 10 से 20 मिनट का समय ही लगता है। और इसके अलावा तुम्हें अपनी व्यक्तिगत ग्रहों की कड़ियों को अपनी ट्रैकिंग सूची में दर्ज करने के लिए थोड़ा समय और चाहिए होगा। हालांकि इसमें बहुत कम मेहनत लगती है। ये इस पर भी निर्भर करता है कि आखिरकार तुम कितनी कड़ियाँ दर्ज करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम सारी कड़ियाँ भी दर्ज कर लो तो भी यह कुछ ही मिनटों में हो जाता है। मैं ये भी थोड़ी देर बाद वीडियो में ठीक से दिखाऊंगी। हाँ, और इतने कम समय के बावजूद इसका प्रभाव जबरदस्त है। दैनिक चंद्रमा का अवलोकन वास्तव में एक विन विन स्थिति है, और वह भी कई स्तरों पर, क्योंकि तुम अपना जागरूकता अपने आप बढ़ा लेते हो। और आखिरकार यही सबसे महत्वपूर्ण है जब हम अंततः एक ऊर्जात्मक संपूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं। तुम अभी से ही विनाशकारी ऊर्जा को रचनात्मक ऊर्जा में बदलना शुरू कर देते हो, क्योंकि समय के साथ तुम्हें यह स्पष्ट होने लगता है कि कैसे, कब और क्यों कुछ खास भावनाएं उत्पन्न होती हैं। और यही आगे चलकर तुम्हारी ऊर्जा में एक स्पष्ट वृद्धि
अधिक आंतरिक स्थिरता, स्पष्टता, संतुष्टि और स्वाभाविक रूप से अधिक सुख, समृद्धि और आनंद की ओर ले जाता है। हाँ, और यह सब तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में ही होता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी यानी बिल्कुल सामान्य असली जीवन को लेते हैं। हाँ, और यह सब तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में ही होता है, बिना किसी अतिरिक्त समय की आवश्यकता के। क्योंकि असली अवलोकन तुम्हारे सामान्य जीवन के बाहर नहीं, बल्कि उसके बीचों बीच होते हैं, जब तुम काम कर रहे होते हो, बात कर रहे होते हो, चल रहे होते हो या फैसले ले रहे होते हो। यही वह जगह है जहां से तुम्हारा आंतरिक परिवर्तन शुरू होता है, और इसी तरह नई आदत से जागरूकता और पुराने पैटर्न से नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, लेकिन अब चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि तुम्हें अभी क्या चाहिए। और इसके लिए तुम्हें अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली की आवश्यकता होगी। अगर आप बिल्कुल नए हैं और अभी अभी जुड़े हैं, तो नीचे विवरण में एक त्वरित प्रारंभ वीडियो मिलेगा। हाँ, उसे जरूर देखें, क्योंकि आपको अभी अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली की आवश्यकता होगी, ताकि हम उसमें चंद्रमा की स्थिति दर्ज कर सकें। ठीक है, फिर आपको एस्ट्रो डिटेक्टर की जरूरत होगी। यह आपके पास या तो वैसे ही उपलब्ध है, या फिर आपने इसे अपनी जन्म कुंडली के चार्ट पर पहले से ही लगा लिया है। इसके बाद तुम्हें चंद्रमा की महत्वपूर्ण कैलेंडर, ट्रैकिंग कैलेंडर और अर्थ पत्रक की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होने वाली है। ये सभी सामग्री एस्ट्रोसेट का हिस्सा है, जिनके लिंक भी नीचे विवरण में दिए गए हैं। अगर आप यह वीडियो किसी अन्य भाषा में देख रहे हैं, जैसे कि अरबी, हिंदी या अंग्रेजी में, तो आपको यह एस्ट्रोसेट अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध मिलेगा, और उसका लिंक भी नीचे विवरण में दिया गया है। और फिर इसके बाद तुम्हें एक पेन की भी ज़रूरत होगी, और मैं आपको खासकर एक लाल पेन इस्तेमाल करने की सलाह दूंगी। हाँ, ताकि शुरुआत में सब कुछ आसानी से दिख सके। संभव है कि भविष्य में जब और ग्रह जुड़ेंगे तो हम दूसरी रंगों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन शुरुआत के लिए मैं सच में एक लाल पेन की सलाह दूंगी। मैंने खुद नीले रंग से शुरू किया था और फिर लाल रंग पर आ गई, क्योंकि यह आंखों को ज्यादा आकर्षित करता है, खासकर शुरुआत में जब आप अभी अभ्यस्त हो रहे होते हैं। हाँ, मैं लाल रंग की सलाह दूंगी और साथ में एक स्केल भी। ठीक है, तो अब हम मिलकर अपने राशिफल में चंद्रमा की स्थिति को अंकित करेंगे। हालांकि यह विशेष रूप से कहना बहुत जरूरी है कि यह वीडियो, यह उदाहरण, यह अंकन उदाहरण यहाँ एक एकदम सामान्य उदाहरण के रूप में भी काम करता है। इसका मतलब है, अगर तुम बिल्कुल नए हो और पहली बार यह अंकन वीडियो देख रहे हो, तो फिर भी इन अंकनों को ध्यान से देखो, भले ही तारीख अब भविष्य में सही न हो, क्योंकि मैं यहाँ सब कुछ समझा रही हूँ। मैं उदाहरण के लिए समझाती हूँ कि चंद्रमा को एक डिग्री पार करने में कितना समय लगता है, और अन्य बातें जो भविष्य में जानना जरूरी है, जिन्हें मैं शायद हर अंकन वीडियो में बार बार नहीं दोहराऊंगी। इसका अर्थ यह है कि अब हम 15 फरवरी 2026 से लेकर 14 मार्च 2026 तक की चंद्रमा की सटीक स्थिति को अंकित करने जा रहे हैं। और हाँ, साथ ही यह एक सामान्य उदाहरण के रूप में भी काम करता है, जिसमें मैं सब कुछ समझाती हूँ और जिसे बाद में भी फिर से देखा जा सकता है, अगर कोई सामान्य रूप से समझना चाहता है कि यह कैसे काम करता है। तो अब हमें सबसे पहले जो चाहिए वह है एक बिल्कुल नया और ताज़ा राशिफल, यानी एक पूरी तरह से साफ सुथरा प्रिंट किया हुआ राशिफल, क्योंकि हमें हर महीने एक नए प्रिंट आउट की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। और उन सभी के लिए जो एस्ट्रो डिटेक्टर को राशिफल पर स्थायी रूप से लगाते हैं, मैं भी यही सलाह देना चाहूँगा। ये वही तरीका है, फिर कुछ भी गिर नहीं सकता। और हाँ, यह उस पर मजबूती से और स्थायी रूप से लगाया गया है। यहाँ हम पहले से ही इसमें छेद कर देते हैं, क्योंकि जब हम अब डिग्रियां अंकित करेंगे, रेखाएं खींचेंगे, तो अंत में बीच का यह क्रॉस वास्तव में दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल, और इसी वजह से हम यह काम पहले करते हैं। कैसे एस्ट्रो डिटेक्टर को राशिफल पर स्थायी रूप से लगाया जाता है, इस पर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया है। उसका लिंक मैं नीचे भी दे दूंगा। आप इसे निश्चित रूप से बस बीच में भी रख सकते हैं।
हाँ, अगर आप ऐसा पसंद करते हैं तो आप निश्चित रूप से ऐसा भी कर सकते हैं। मैं तो निश्चित रूप से स्थायी विधि की ही सलाह दूंगा अगर आप लंबे समय के लिए कुछ स्थिर चाहते हैं। ठीक है, अब हम स्टेकर यानी कान की बाली को सावधानी से बाहर निकाल लेते हैं, या फिर पिन, जो भी आप उपयोग कर रहे हैं उसे राशिफल से बाहर निकालते हैं। इसे आपको हर महीने नियमित रूप से भी करना होगा। ऐसा ही करना है बिल्कुल, क्योंकि आपको हर बार एस्ट्रो डिटेक्टर को नए राशिफल पर लगाना होता है। इसका मतलब है आप इसे यहाँ से निकालते हैं और फिर आपके पास यह स्टेकर या पिन होता है। फिर आप एक रबर या कॉर्क का टुकड़ा लेते हैं, जो भी आपके पास घर में हो, और उसे कागज के नीचे रखते हैं, ठीक उस बीच के छोटे से क्रॉस के नीचे। और फिर हम स्टेकर लेते हैं और ठीक बीच में छेद करते हैं। छेद बन गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ एक छोटा सा छेद होता है। हम कागज को पलटते हैं और मैं पीछे से टेसा फिल्म लगाकर उसे मजबूत करने की सलाह देता हूँ। मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि ऐसा करना ही पड़े, लेकिन इससे यह अच्छी तरह से मजबूत हो जाता है। और उसके बाद फिर से छेद करें ताकि टेसा सेलो टेप में भी छेद हो जाए। ठीक है, अब हमने यहाँ तक सब कुछ तैयार कर लिया है और अब हम अपने कुंडली में पहली चंद्रमा की स्थिति को अंकित करना शुरू करते हैं। हमने कहा था कि हम 15 तारीख को फरवरी 2026, बिल्कुल, हमें अपनी पहली चंद्र स्थिति अंकित करनी है। और 15 तारीख को फरवरी के महीने के दौरान चंद्रमा मकर राशि में 26.34 डिग्री पर आकाश मंडल में पूरी तरह से विराजमान है। मकर राशि यह यहाँ वाला हिस्सा है। और क्योंकि चंद्रमा अब यहाँ 26.43 डिग्री पर स्थित है, तो हम इसे आसानी से राउंड कर देते हैं। इसका मतलब है हम यहाँ 26 डिग्री लेंगे। तो जो भी दशमलव के बाद 5 से कम है उसे नीचे की ओर राउंड किया जाता है, और जो 5 से अधिक है उसे ऊपर की ओर राउंड किया जाता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि कहा गया, यह मकर राशि का चिन्ह है, और अगर आप इन चिन्हों को अभी तक नहीं जानते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं अब लगातार डिक्टेशन करता रहूंगा। इसका मतलब है अगली चंद्र स्थिति कुंभ राशि में होगी, और अगर तुम कुंभ राशि को या उसका चिन्ह अभी नहीं जानते तो यह स्वाभाविक है कि यह अगला हिस्सा है, और इसी तरह यह यहाँ तार्किक रूप से आगे बढ़ता रहता है। इसका मतलब है आप यहाँ आसानी से सुन सकते हैं और साथ में ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगला तार्किक बिंदु कौन सा है। अगला बिंदु इस चिन्ह से स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये यहाँ पहली स्थिति है, और यहाँ मकर राशि में 26 डिग्री के बिंदु पर स्थित होंगे। तो हम अपना स्केल यहाँ बिल्कुल बीच में रखते हैं और मकर राशि में 26 डिग्री पर सावधानी पूर्वक एक सटीक निशाना लगाते हैं। जहाँ मैं यहाँ एक बार फिर यह भी विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 10-10 डिग्री के इन विशिष्ट खंडों को बहुत ही स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है। इसका मतलब है ताकि आप बेहतर तरीके से दिशा जान सकें। आपको पता है कि यहाँ 10 डिग्री है, यहाँ 20 डिग्री है, तो यहाँ मकर राशि में 0 डिग्री होंगे। हाँ, क्योंकि ये यहाँ एक 30 डिग्री का खंड है। फिर हमारे पास यहाँ मकर राशि में 10 डिग्री, मकर राशि में 20 डिग्री हैं। हाँ, और यहाँ फिर से अगले खंड यानी कुंभ राशि का 0 डिग्री होगा, और इससे आप बहुत अच्छी तरह से दिशा जान सकते हैं कि आपको पता है यहाँ 10 डिग्री के खंड एक ऊंची रेखा से चिन्हित किए गए हैं, और 5 डिग्री के खंड भी, वे भी 1 डिग्री से ऊंचे होते हैं लेकिन 10 डिग्री से छोटी होती हैं। और इसी तरह आप यहाँ बहुत अच्छी तरह से दिशा जान सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास अब मकर राशि में 26 डिग्री है तो हम देखते हैं कि 20 डिग्री आसानी से दिखती है, वह तुरंत नज़र आ जाती है। 25 डिग्री भी हमें पता है वहाँ थोड़ी ऊंची रेखा है, और उसके बाद एक तो वह 26 डिग्री हो जाती है, और ये सब बहुत जल्दी हो जाता है, खासकर जब आप इसमें थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हम स्केल को बीच में रखते हैं जहाँ हमारा क्रॉस है, और मकर राशि में 26 डिग्री पर रेखा खींचें।
तो यहाँ हमारे पास चंद्रमा की पहली स्थिति है, यानी 15 फरवरी वाली स्थिति, और हम इसे यहाँ इस रेखा के ऊपर लिखेंगे 15.02। और हमारे मामले में, क्योंकि हम अभी जर्मनी में हैं, या यूं कहें कि इटली में हैं, क्योंकि मैं खुद इटली में हूं, लेकिन जर्मनी और इटली में समय क्षेत्र एक ही रहता है, इसलिए यहाँ अभी रात के करीब 1 बजे हैं। हालांकि अगर आप भारत, सऊदी अरब या ऑस्ट्रेलिया से इसे देख रहे हैं तो आपको यह जानकारी यहाँ मिल जाएगी। आप किसी अन्य समय पर भी आ सकते हैं, और यह विशेष रूप से आपके लिए ही है, ताकि आपको जानकारी प्राप्त हो सके कि आपके यहाँ अभी कितने बजे हैं। मेरी वेबसाइट पर एक वर्ल्ड क्लॉक उपलब्ध है, उसका लिंक आपको नीचे विवरण में भी मिल जाएगा। वैसे वह मेरा होम पेज ही है, और आप यहाँ अपनी कोर्स सामग्री के अनुभाग के तहत विश्व घड़ी देख सकते हैं। यही चीज़ पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है। अगर आप इस वीडियो को वैसे भी किसी और भाषा में देख रहे हैं तो नीचे आपको अंग्रेजी भाषा के वेब पेज के लिंक मिलेंगे, न कि जर्मन भाषा के। इसका मतलब है कि आपको अपने आप यहाँ अंग्रेजी पेज पर भेज दिया जाएगा, और वहाँ आप अपने देश के लिए बिल्कुल सटीक समय देख सकते हैं। अगर आप उदाहरण के लिए अभी ग्रीस में हैं तो यहाँ चांद की स्थिति 1 बजे सुबह नहीं बल्कि 2 बजे सुबह दिखाई देगी, और अगर आप सऊदी अरब में हैं तो वहाँ यहाँ की तुलना में 3 बजे सुबह का समय होगा, और भारत में 5:30। बिल्कुल, घड़ी जर्मन पेज पर भी उपलब्ध है। यह पूरी तरह से संभव है कि कोई जर्मनी या इटली का निवासी भी कभी अपनी छुट्टियों में शायद जॉर्डन जैसे देश में हो, और तब आप वहाँ भी यह सब देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको अपने आप को वहाँ के स्थानीय समय के अनुसार पूरी तरह ढालना होगा, ताकि आप वहाँ की हर चीज़ को बिल्कुल सही तरीके से देख सकें। और यह वर्ल्ड क्लॉक आपको हमेशा सीधे होम पेज पर मिल जाएगी, और यह इस पर निर्भर करता है कि आपके यहाँ कितने बजे हैं, इसलिए यहाँ सीधे समय दर्ज करना भी सहायक होगा, और मैं अभी यही कर रहा हूँ 1 बजे। और इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है, इसका मतलब है हर दिन जब हम यह महत्वपूर्ण अंकन करते हैं, यानी 15 फरवरी को 26 डिग्री मकर राशि में यहाँ चंद्रमा दोपहर के ठीक 1 बजे स्थित है, रात के 1 बजे, जबकि भारत में इस समय शाम के लगभग 5:30 बज रहे होंगे। फिर हम अपनी दूसरी चंद्र स्थिति के साथ आगे बढ़ते हैं, जो कि ठीक 24 घंटे बाद की स्थिति है, और यहाँ पर चांद कुंभ राशि में 9 डिग्री पर स्थित है। और यहाँ हम फिर से बहुत आसानी से खुद को दिशा निर्देशित कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 10 डिग्री वह लंबी रेखा है, तो 1 डिग्री पहले हम फिर से अपने क्रॉस के बीच में स्केल रखते हैं और रेखा बाहर की ओर खींचते हैं। कुंभ राशि में 9 डिग्री। और यहाँ हम एक बार फिर से तारीख को दर्ज कर रहे हैं, 16 फरवरी की तारीख। तो और यहाँ हमारे पास अब ठीक 24 घंटे, यानी चांद 15 फरवरी को है, रात के 1 बजे यहाँ, और 16 फरवरी को यहाँ कुंभ राशि में 9 डिग्री। यह समय शायद बहुतों के लिए इतना दिलचस्प नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ उस समय सो रहे होंगे। कम से कम यूरोप के देशों जैसे जर्मनी और इटली में। इसका मतलब है ये बहुत अनुशंसित है कि यहाँ सीधे दोपहर 1 बजे का समय भी दर्ज कर लें। और अब इसे 2 तरीकों से पता लगाया जा सकता है। एक तरीका ये होगा कि आप यहाँ देखें, हमारे पास यहाँ मकर राशि में 26 से 0 डिग्री तक 4 डिग्री हैं, उसमें 9 डिग्री और जोड़ें। कुंभ राशि में हमारे पास कुल 13 डिग्री होंगे कुल मिलाकर। हाँ, अब हम इन्हें 2 से विभाजित कर सकते हैं तो 6.5 डिग्री आएंगे। और अब हम देख सकते हैं 4 डिग्री कुंभ राशि में 0 डिग्री तक होंगे, उसमें और 2.5 डिग्री जोड़ें तो हम यहाँ पहुँचेंगे। और तब हमें ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, यहाँ समय होगा दोपहर के ठीक 1 बजे। हम इस एस्ट्रो डिटेक्टर को बिल्कुल बीच में भी रख सकते हैं, ठीक 2 लाइनों के बीच में। ये काफ़ी अधिक तेज़ और प्रभावी तरीका होगा।
बिल्कुल। और फिर बस यहाँ ऊपर की ओर विस्तार से प्रदर्शित करें और फिर भी ये बिल्कुल मध्य के सटीक बिंदु पर दिखाता है। हालांकि सच कहूं तो मैं यह प्रक्रिया के बिल्कुल अंत में ही पूरा करता, यानी ये विशिष्ट मध्य समय खंड, जो वाकई में ज़रूरी है क्योंकि हर दिन इसमें कुछ नहीं होता है। इसका मतलब है आप देख सकते हैं कि आपको ये कैसे चाहिए। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि अगर एक बार आपको पता चल गया कि यहाँ दोपहर 1 बजे है, तो बाकी सब बहुत आसान है, क्योंकि 1 डिग्री लगभग 2 घंटे के बराबर होती है। तो चाँद हर डिग्री पर लगभग 2 घंटे चलता है। कभी कभी यह 1.9 होता है, कभी कभी 1.85। तो ये बिल्कुल सटीक नहीं है 2 घंटे, लेकिन ये पूरी तरह से पर्याप्त है क्योंकि हमने यहाँ पहले ही केंद्र बिंदु की गणना कर ली है। इसका मतलब है बाएं और दाएं दोनों ओर अंतर अब केवल बहुत ही मामूली है। और वैसे भी यह इतना सटीक नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने यहाँ वैसे भी बहुत सीमित प्रभावी डिग्री ली हैं। इसका मतलब है अगर यहाँ कुछ मिनट पहले या बाद में हो तो यह बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। ये बिल्कुल भी इसकी अनुभूति में कोई फर्क नहीं डालेगा। लेकिन कैसे आप समय को बहुत जल्दी और बिल्कुल सटीकता से पता कर सकते हैं, ये मैं बाद में फिर से दिखाऊंगा जब हम कनेक्शनों को ट्रैकिंग कैलेंडर में दर्ज करेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही कहना चाहूँगा ताकि आपने देख लिया हो कि यह कैसे काम करता है। लेकिन शुरुआत में मैं वैसे भी यही सलाह दूंगा कि पहले सिर्फ रात 1 बजे की रेखाएं खींचें और फिर देखें कि वास्तव में किसकी ज़रूरत है, कौन कौन से समय की ज़रूरत है, और फिर उन्हीं को लें। हाँ, और अब मैं चंद्रमा की स्थिति बताता हूँ। बिल्कुल, और आप अब साथ साथ इसे अंकित कर सकते हैं। इसके पश्चात अगली स्थिति कुंभ राशि में 22 डिग्री के स्तर पर होगी। और अब मैं हर बार तारीख भी बताऊंगा, और वह है 17.02। फिर हमारे पास मीन राशि में 5 डिग्री होगी। अठारह 18.02 को फिर हमारे पास मीन राशि में 19 डिग्री होगी। उन्नीस 19.02 को फिर हमारे पास मेष राशि में 2 डिग्री होगी। बीस 20.02 को फिर हमारे पास शीत ऋतु में 16 डिग्री होगी। दी गई इस विशिष्ट संख्या का सही और सटीक मान 21.02 है, जिसे यहाँ पर विस्तार पूर्वक और पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। फिर हमारे पास वृषभ राशि में 0 डिग्री होगी। ठीक 22 फरवरी को इसके पश्चात आने वाली 23 फरवरी की उस अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि को हमारे पास वृषभ राशि के प्रभावशाली क्षेत्र के भीतर बिल्कुल 14 डिग्री के सटीक अंश पर एक बहुत ही विशेष और विशिष्ट ज्योतिषीय स्थिति निर्मित होने वाली है, जो कि प्राचीन गणना के अनुसार काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर हमारे पास वृषभ राशि में 28 डिग्री होगी।
ठीक 24 फरवरी को। फिर हमारे पास मिथुन राशि में पूरे 12 डिग्री का स्थान होगा। इसी 25 फरवरी को फिर हमारे पास मिथुन राशि में 27 डिग्री होगी। छब्बीस फरवरी के ही दिन फिर हमारे पास कर्क राशि में 11 डिग्री होगी। सत्ताईस फरवरी को आने वाली 28 फरवरी की इस महत्वपूर्ण तारीख को चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि के 25 डिग्री के स्तर पर स्थित रहने वाली है, जो ज्योतिषीय दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय को दर्शाती है। सिंह राशि में 9 डिग्री, आने वाली पहली तारीख को मार्च यानी पहली मार्च को फिर हमारे पास सिंह राशि में 23 डिग्री होगी। दूसरी मार्च को फिर कन्या राशि में 6 डिग्री होगी। साल के तीसरे महीने की तीसरी तारीख यानी कि मार्च महीने के उस विशेष दिन को कन्या राशि में 19 डिग्री, चौथी मार्च को तुला राशि में 2 डिग्री, पांचवीं मार्च के दिन तुला राशि में 15 डिग्री, छठी मार्च को तुला राशि में 28 डिग्री, सातवीं मार्च को
वृश्चिक राशि में 10 डिग्री। हर साल पूरी दुनिया में 8वीं मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में बहुत ही उत्साह और सम्मान के साथ मनाया जाता है, जो महिलाओं की उपलब्धियों को समर्पित है। वृश्चिक राशि में 22 डिग्री। यह घटना या विशेष अवसर आने वाली 9 मार्च की तारीख को पूरे उत्साह और गरिमा के साथ आयोजित किया जाने वाला है। धनु राशि में 4 अंशों पर मार्च महीने की 10वीं तारीख को स्थित होगा। धनु की राशि के 16 डिग्री। यह घटना या अवसर विशेष रूप से साल के तीसरे महीने की 11वीं तारीख यानी कि 11 मार्च को आयोजित होने वाला है। धनु राशि में बिल्कुल 28 डिग्री। यह घटना साल के तीसरे महीने यानी मार्च की 12वीं तारीख को हुई थी, जिसे हम सभी आज भी 12 मार्च के उस विशेष और महत्वपूर्ण दिन के रूप में याद करते हैं। मकर राशि में 10 डिग्री पर। तेरहवीं मार्च को मकर राशि में स्थित लगभग 23 डिग्री चौदहवीं मार्च को। जहां तक 14 मार्च की बात है, उसे अभी जरूरी नहीं है कि आप लिखें भी। हमें तारीख और वह रेखा चाहिए ताकि हमें पता चले कि यह कब खत्म होता है, लेकिन नई तारीख फिर सीधे अगले वीडियो में शुरू होती है। यह हमारी बिल्कुल नई अगली और पहली चंद्र स्थिति है, बिल्कुल, और यही यहाँ का अंतिम हिस्सा है। ये छोटा सा हिस्सा जो यहाँ बचता है वह फिर अप्रासंगिक हो जाएगा, क्योंकि हम तो यहाँ से फिर से शुरू करेंगे अगले वीडियो में। इसका मतलब है आप चाहें तो इसे थोड़ा सा चिन्हित भी कर सकते हैं ताकि आपको सब कुछ और भी स्पष्ट दिखे अगर आप चाहें, लेकिन यह करना जरूरी भी नहीं है। अब हम अपना चंद्र चरण कैलेंडर लेते हैं। यह वही है जो एस्ट्रोसेट में यानी सभी एस्ट्रोसेट्स में शामिल है। अंग्रेजी एस्ट्रोसेट में, जाहिर है ये अंग्रेजी में है, बिल्कुल। और ये हैं यहाँ हमारी 4 चंद्रकलाएं। पूरा चांद, घटता हुआ चांद, अमावस्या और बढ़ता हुआ चांद। और क्योंकि खासकर अमावस्या और पूर्णिमा के समय प्रभाव और भी अधिक हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें भी अपने कुंडली में दर्ज करते हैं। या फिर खासकर जब कोई निर्णय लेना हो तो हाँ, तब सबसे अच्छा होता है कि अमावस्या से पहले यह किया जाए और नए संकल्प, उदाहरण के लिए, ठीक अमावस्या के साथ शुरू किए जाएं। बिल्कुल, पहले भी लोग ऐसा करते थे और आज भी बहुत से लोग करते हैं। किसान आज भी ऐसा करते हैं, जैसे कि वे घटते चांद के समय बीज बोते हैं, क्योंकि उस समय शक्तियां गहराई तक धरती में जाती हैं। हाँ, और इसी तरह यहाँ से वाकई में बहुत सी बातें और भी निकाली जा सकती हैं, और हम भविष्य में भी इसे बार बार देखेंगे। और इसी तरह अब यहाँ हर चरण का अपना एक अलग प्रतीक है,
और अब हम फरवरी में देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। हम शुरू करते हैं 15 तारीख से। फरवरी से यहाँ यानी 17 तारीख। 17 फरवरी यहाँ दिलचस्प है क्योंकि यही अमावस्या है। यह वह प्रतीक है जिसमें खाली वृत्त होता है और अब हम इसे ठीक 17 फरवरी पर यहाँ दर्ज करते हैं। फरवरी में मैं यहाँ अब एक अलग रंग पसंद करता हूँ ताकि इसे आसानी से अलग पहचाना जा सके और बेहतर दिखे। फिर हम आगे देखते हैं बढ़ता हुआ चाँद। बढ़ता हुआ चाँद हमें कब मिलेगा? वह हमें 24 तारीख को मिलेगा, फरवरी को। तो हम अपने राशिफल में देखते हैं कि 24 तारीख फरवरी कहाँ है। वह यहाँ है और हम यहाँ बढ़ता हुआ चाँद दर्ज करते हैं। फिर आने वाला चंद्र चरण पूर्णिमा के रूप में दिखाई देगा और वह है 3 मार्च की तारीख को। तो हम 3 मार्च पर वापस चलते हैं और यहाँ अपनी पूर्णिमा अंकित कर देते हैं। और इसके बाद अगला है घटता हुआ चंद्रमा। वो हमें मिलेगा 11 तारीख को, मार्च। और हम इसे अपने राशिफल में ठीक 11 मार्च को दर्ज करते हैं, मार्च को। इस तरह हमने इस चक्र के लिए सभी चंद्र चरण दर्ज कर लिए हैं। और अब हम अपनी कड़ियों को ट्रैक करना चाहते हैं। और इसके लिए अगर आप मेरी तरह फिक्स्ड मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हम एस्ट्रो डिटेक्टर को फिर से राशिफल पर ठीक से लगा देते हैं। इसके लिए हम फिर से वही प्लग लेते हैं जिसे हमने पहले हटाया था और उसे यहां पीछे लगाते हैं। और अब हम इस एस्ट्रो डिटेक्टर को इस स्थान पर रखते हैं, राशिफल को रखते हैं जिसमें हम उसे प्लग के जरिए डालते हैं। ढक्कन लगा दें। और यह मजबूत है और कुंडली पर अच्छी तरह से लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं अगर आपने एक बार तैयारी कर ली है तो इसमें 20 सेकंड भी नहीं लगते। शुरुआत में यह एक छेद होता है, अगर चाहें तो पीछे टेसा फिल्म लगाकर छेद कर सकते हैं और फिर बस वापस लगा दें। और इस तरह आप आने वाले महीने के लिए साफ सुथरे और सटीक तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। और अगले कदम के लिए हमें अब अपना ट्रैकिंग कैलेंडर चाहिए। मैं यहाँ हमेशा एक साथ कई प्रिंट कर लेता हूँ क्योंकि मैं सब कुछ ट्रैक करने वाला टाइप हूँ। तो मैं सब कुछ ट्रैक करता हूँ, सच में सब कुछ, क्योंकि इसमें मेरी बहुत रुचि है और क्योंकि मुझे पता है कि यह मेरी आगे की प्रगति के लिए बहुत उपयोगी है और क्योंकि इसी तरह मैं खुद को और भी बेहतर जान पाता हूँ। अब हम अपनी कुंडली को एस्ट्रो डिटेक्टर के साथ लेते हैं और अब हमारे पास यहाँ 15.02 है। ये हमारा पहला ट्रैकिंग डे है या रात, क्योंकि यहाँ रात का 1 बजा है। और अब हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे बल्कि अब हम देखेंगे कि ठीक दोपहर 1 बजे क्या है। और जैसा कि मैंने पहले ही समझाया था, दोपहर 1 बजे बिल्कुल वही है। ये मध्य बिंदु है 16.02 की रात 1 बजे और 15.02 की रात 1 बजे के बीच। इसे आप या तो खुद से निकाल सकते हैं या फिर आप एस्ट्रो डिटेक्टर को इन 2 लाइनों के ठीक बीच में रख सकते हैं और इस तरह यहाँ बीच की रेखा बिल्कुल बीच में आ जाती है और इस तरह आपको पता चल जाता है कि यह दोपहर 1 बजे है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ कौन कौन सी कड़ियाँ हैं। यहाँ चांद 15 तारीख को है, फरवरी को दोपहर 1 बजे आसमान में। और अब हम यहाँ एस्ट्रो डिटेक्टर के साथ देखते हैं। यहाँ हमारे पास हमारी 0 डिग्री रेखा है और फिर हम यहाँ एक सेक्टाइल का अवलोकन कर सकते हैं और वह विशेष रूप से ग्रह शुक्र के साथ है और वह भी सटीक रूप से +1 या यहाँ तक कि +0.5 डिग्री के करीब है। सेक्टाइल ये एक बहुत सटीक सेक्टाइल है, कहा जा सकता है यहाँ +1 डिग्री और शुक्र यहाँ मेष राशि में स्थित है और यहाँ
इसे आप सीधे ट्रैकिंग कैलेंडर में दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि यह निश्चित रूप से देखने के लिए दिलचस्प होगा कि यह भावनाओं पर कैसे असर डाल सकता है। कुंभ राशि में चंद्रमा, हाँ, ऐसा कहा जा सकता है ये एक बहुत नियंत्रित चंद्रमा होगा, नियंत्रित भावनाएं। इसका मतलब है मेष राशि में शुक्र, ये तो एक अग्निमय शुक्र है, यहाँ एक अग्निमय प्रेम है। और हमारे यहाँ चंद्रमा भावनाओं के लिए होता है, या ज्योतिष में भी आमतौर पर भावनाओं के लिए होता है। और इसे उदाहरण के तौर पर एक नियंत्रित प्रेम प्रेरणा के रूप में भी व्याख्यायित किया जा सकता है। लेकिन यह बहुत सारी संभावनाओं में से केवल एक ही संभावना होगी, और इसलिए पहले से व्याख्या नहीं करनी चाहिए जहां तक हो सके। बस सीधा देखिए, चंद्रमा यहाँ है, वह शुक्र के साथ एक सिक्सटाइल बना रहा है। आप ये भी देख सकते हैं, बस शुक्र कहाँ स्थित है? मेष राशि में, और चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है। और फिर आपके पास यहाँ आवश्यक अर्थों की सूची है, और यही पूरी तरह से पर्याप्त है, क्योंकि असली घटना तो असली जीवन में होती है। इसे वास्तव में असली जीवन में ही देखा जाना चाहिए। ये जानना ही काफी है कि सिक्सटाइल का क्या अर्थ है। यह एक सहायक पहलू है जो सकारात्मक विकास के अवसर प्रदान करता है। इस विषय पर भी एक वीडियो है जो नीचे लिंक किया गया है संबंधों के बारे में। तो बस इतना कि आप मूल रूप से समझ गए हैं कि ये किस तरह की ऊर्जा है। इसके अलावा बाकी की सभी चीजों को वास्तव में बस देखा जाना चाहिए, और जितना हो सके पहले से उसमें अर्थ या फिर बौद्धिकता नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसे अपने ट्रैकिंग कैलेंडर में दर्ज कर लेते हैं। और जैसा कि हमने कहा था, यह 15.02 है। तो यहां तारीख 15.02 पर, उस समय दोपहर के 1 बजे थे, और उस समय चंद्रमा राशि चक्र में विराजमान था। चंद्रमा आप यहां बिल्कुल ऊपर देख सकते हैं। यहां यह चंद्रमा का सुंदर प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। आपके पास यहां व्यावहारिक रूप से सभी प्रतीक मौजूद हैं। ये यहां सभी 10 ग्रहों के प्रतीक हैं, सभी पहलुओं के प्रतीक और सभी राशि चक्र के प्रतीक हैं। ये हर ट्रैकिंग सूची के साथ दिए गए हैं ताकि आप इन्हें जल्दी से कॉपी कर सकें। और मैं यह भी ज़रूर सलाह दूंगा कि प्रतीकों को कॉपी करें और सिर्फ जल्दी में छोटा सा शब्द न लिखें, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत है। तो आपको बाद में ये सभी चाहिए होंगे ताकि वे सही बैठें, क्योंकि असल में यही मुख्य बात है। अगर आपने एक बार सभी 27 प्रतीक सीख लिए, अगर आप उन्हें जानते हैं, तो बाकी सब वाकई बहुत आसान है। तो बात सिर्फ इतनी है कि प्रतीकों को पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि बाकी में हाँ समझने के लिए कुछ खास नहीं है। बस देखना है, ट्रैक करना है, और सब कुछ बस इतना ही आसान है, और इसे व्यावहारिक रूप से लागू करना है। और वैसे इन प्रतीकों के लिए जर्मन भाषा में एक प्रतीक रंग भरने की किताब भी उपलब्ध है मेरी दुकान में, लेकिन आपके पास ये यहाँ अपनी ट्रैकिंग सूची में भी है, और साथ ही अर्थ सूची में भी। वहां भी ये सभी एक बार फिर से दिए गए हैं, सभी 27 प्रतीक। और एस्ट्रो डिटेक्टर पर भी सभी संबंध प्रतीक यानी सभी पहलू फिर से दिए हैं। इसका मतलब है इन्हें सीधे सही जगह पर लिखें। तो इस समय हम यहां चंद्रमा का प्रतीक चित्रित करने जा रहे हैं कुंभ राशि में, और यहां पर होगा, यहां है कुंभ राशि। ज्योतिषीय पहलू, ये एक सेक्स स्टाइल है जो हमें यहां मिलता है या फिर एक बार फिर उन्नत एस्ट्रो डिटेक्टर पर भी। और फिर हम विस्तार से देखते हैं कि यहाँ किस ग्रह से संबंध बन रहा है। और हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह निश्चित रूप से शुक्र ही था। शुक्र हमें यहां उसका प्रतीक मिलता है। मेष राशि के स्वामी, और मेष राशि भी यहां संपूर्ण राशि चक्र की सूची के प्रथम स्थान पर है।
और प्रभावशीलता का जो स्तर था वह पूरी तरह से +1 था, यानी +1 स्तर। और यहाँ सवाल उठता है, आखिर +1 डिग्री क्यों? इसका वास्तव में क्या मतलब है? +1, +2, +3 या फिर माइनस डिग्रियां भी? और अब हम इसे और विस्तार से देखेंगे। एक सटीक सेक्सटाइल हमारे पास यहाँ 2 घंटे पहले होता और वह 11 बजे होता, क्योंकि 1 डिग्री के लिए चंद्रमा को लगभग 2 घंटे लगते हैं। और जब चंद्रमा 15 तारीख को, जब सूर्य फरवरी में दोपहर के ठीक 1 बजे मकर राशि के 26 डिग्री पर स्थित होता है, तो वह ठीक 1 बजे एक +1 डिग्री का सेक्सटाइल बनाता है, क्योंकि बिल्कुल सटीक सेक्सटाइल तो पहले ही हो चुका होता है, यानी 2 घंटे पहले ही वह हो चुका है। इसका मतलब यह भी है कि हमें ठीक ठीक पता है कि जब 1 बजे सेक्सटाइल +1 डिग्री पर होता है, और हम जानते हैं कि चंद्रमा को 1 डिग्री पार करने के लिए लगभग 2 घंटों का समय लगता है, तो अब हम यह भी जानते हैं कि दोपहर 3 बजे सेक्सटाइल +2 डिग्री होगा। और इसी तरह यह प्रक्रिया निरंतर आगे की ओर बढ़ती रहती है। शाम 5 बजे यह +3 डिग्री होगा और शाम 7 बजे के समय तक, या पहले ही शाम को यह भी समाप्त हो जाता है। या फिर संवेदनशील लोगों के लिए यह हल्का सा महसूस हो सकता है, लेकिन मुख्य प्रभाव यहीं समाप्त हो जाता है। और ठीक इसी तरह यह पहले भी माइनस के साथ होता है। तापमान -1 डिग्री फिर प्रातःकाल 11 बजे होगा, -2 डिग्री सुबह 9 बजे, और -3 डिग्री प्रातःकाल 7 बजे होने की संभावना है। और यही तरीका सामान्य रूप से काम करता है। इससे आपको तुरंत पता चल जाता है कि यह प्रक्रिया लगभग कितनी देर तक चलती है, क्योंकि यह भी कहना जरूरी है कि हमें यहाँ मिनट दर मिनट सटीक होने की जरूरत नहीं है, चाहे यह आधा घंटा पहले हो या बाद में। हाँ, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुल मिलाकर यहाँ 6 डिग्री की एक सीमा है, और जब 1 डिग्री 2 घंटे के बराबर होती है तो 6 डिग्री, हाँ, इसका मतलब है लगभग 12 घंटे। इसका मतलब है कि पूरा प्रभाव क्षेत्र 12 घंटे तक फैला हुआ है। और हाँ, यहाँ हमें आधे घंटे के फर्क को लेकर ज्यादा सख्त होने की जरूरत नहीं है, तो इसमें अब कोई नाटकीय बदलाव नहीं आएगा। हाँ, और यहाँ आप छोटी छोटी नोट्स भी लिख सकते हैं। यह यात्रा के दौरान भी बहुत उपयुक्त है। बिल्कुल सही, क्योंकि यह वास्तव में सिर्फ एक पन्ना है जिसे आप मोड़ सकते हैं और कहीं भी अपने साथ रख सकते हैं, और उसमें आप संक्षेप में लिख सकते हैं कि जो भी हुआ है, जैसे सुपरमार्केट में किसी महिला से हुई अच्छी बातचीत, या जो भी आपने यहाँ महसूस किया हो। ऐसी चीजें भी अत्यंत उपयोगी और उपयुक्त होती हैं, जैसे किसी स्थिति का अच्छी तरह अवलोकन करना जो शायद रोजाना या बार बार घटित होती है। उदाहरण के लिए, मेरे यहाँ बिल्लियाँ हैं, मतलब ये बिल्लियाँ मेरी अपनी नहीं हैं। ये सभी बिल्लियाँ यहाँ खुले वातावरण में रहती हैं और अक्सर यहाँ आ जाती हैं, और मैं इन्हें दिन में 2 बार खाना भी देता हूँ, और ये बार बार यहाँ आती रहती हैं। इन्हें यहाँ अपने घर जैसा ही लगता है, लेकिन फिर भी ये मेरी नहीं है, मेरी बिल्लियाँ नहीं हैं। और ये बहुत दिलचस्प है जब मैं ये नोट करता हूँ कि मैं रोजाना किस तरह अलग अलग महसूस करता हूँ, इन बिल्लियों पर मैं कैसे प्रतिक्रिया करता हूँ, क्योंकि जाहिर है इन्होंने कहीं ना कहीं यह आदत बना ली है कि ये यहाँ समय पर कम से कम दिन में 2 बार खाने के लिए म्याऊं करती हैं, और कभी कभी ये बहुत ज्यादा जिद्दी और तेज भी हो जाती हैं। और ये वाकई दिलचस्प है जब मैं बाहर जाता हूँ और जब मैं बिल्लियों को देखता हूँ। ऐसे दिन में जब मेरा मूड अच्छा होता है तो मेरे मन में अलग अलग विचार या भावनाएं आती हैं। अरे भगवान, ये कितनी प्यारी हैं, और देखो तो सही, एक की आंखों का रंग, अरे, और ये वो, और भी बहुत कुछ। और किसी और दिन, हाँ, तब शायद मैं भी ऐसा सोचने लगूं। कभी कभी तो ये म्याऊं करना वाकई बहुत चिड़चिड़ापन पैदा करने वाला लगता है। हाँ, बिल्कुल इसी तरह की अजीब सी भावना और एहसास मन में आती है। लेकिन आखिरकार बिल्लियाँ तो वही हैं। हाँ, सब कुछ वैसा ही है, बस मेरा भावनात्मक हाल अलग है। और ये परिस्थितियाँ भी उपयुक्त हैं, बहुत बढ़िया, जब ऐसी बार बार होने वाली चीज़ें होती हैं और आप देखते हैं कि मैं वहाँ कैसे प्रतिक्रिया करता हूँ, किस जुड़ाव के साथ, किस पहलू के साथ। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, और अभी हमने यहाँ 15 तारीख का उदाहरण लिया था।
फरवरी। अब हम आगे बढ़ते हैं 16 तारीख की ओर। फरवरी, फिर 17 तारीख, फरवरी, फिर 18 तारीख। और यहाँ 18 तारीख को, फरवरी को हमारे पास एक ग्रह है जो हमारे या मेरे कुंडली में स्थित है। और जब हमारे पास यहाँ एक ग्रह स्थित होता है जो यहाँ बृहस्पति है, और चंद्रमा यहाँ एक संयोजन बनाता है, क्योंकि जब चंद्रमा सीधे बृहस्पति के ऊपर होता है तो इसका मतलब है कि दोनों एक संयोजन में हैं। इसका मतलब यह भी है कि चंद्रमा इस बृहस्पति को सक्रिय कर रहा है। और इसे हम अभी नोट कर लेते हैं, क्योंकि ये वास्तव में एक दिलचस्प संयोजन है, खासकर क्योंकि यहाँ एक त्रिकोण भी बन रहा है कर्क राशि में मंगल के साथ। इसका मतलब है यह एक रोचक अवलोकन का अवसर है। लेकिन सबसे पहले हमें निश्चित रूप से यह जानना होगा कि समय क्या है, यहाँ है, ताकि हम समय जान सकें और पता कर सकें कि हम इसे कब देख सकते हैं। इसके लिए आप डिग्री की गणना कर सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ आप सभी डिग्रियों को लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 5 डिग्री हैं। ये हमें ये 2 थोड़े ऊंचे निशान दिखाते हैं। और यहाँ हमारे पास फिर से 9 डिग्री हैं। 9 + 5 होते हैं 14। इसे 2 से विभाजित करें तो 7 होता है। इसका मतलब है यहाँ हमारे पास है 5 + 2 होते हैं 7। फिर हमारे पास ठीक यहाँ, अब मैं लाल पेन लेता हूँ, दोपहर 1 बजे है। या फिर तेज तरीका ये होगा कि बस एस्ट्रो डिटेक्टर को बीच में झुकाकर रख दें, और ठीक है, फिर ये यहाँ सही लाइन दिखा ही देता है। और हम देख सकते हैं हमारे पास दोपहर 1 बजे बृहस्पति के साथ 0 डिग्री की युति है। तो ये देखने के लिए एक शानदार संयोग है, क्योंकि दोपहर 1 बजे इसका सबसे अधिक प्रभाव होता है यहाँ। और अब हम इसे इस प्रकार अपने ट्रैकिंग कैलेंडर में दर्ज करते हैं। सबसे पहले तारीख 18 फरवरी, फिर वही समय, फिर से दोपहर के 1 बजे। और यहाँ क्या हम इसे अब इस तरह दर्ज करें? क्योंकि हमारे पास यहाँ चंद्रमा है और वह बृहस्पति के साथ युति बना रहा है, और चूंकि यहाँ हमारे पास मंगल के साथ एक त्रिकोण भी है, तो हम इसे अब इस तरह दर्ज करते हैं। यहाँ चंद्रमा का प्रतीक, फिर हम युति ढूंढते हैं। ये यहाँ वाला प्रतीक है, सौरमंडल के विशालकाय ग्रह बृहस्पति के साथ होने वाली यह अद्भुत युति। बृहस्पति यहाँ है। इसे ऐसे भी याद रखा जा सकता है जैसे ऊपर लूप वाली चाड़, और वह मीन राशि में है। मीन राशि में ये दोनों यहां एक युति बना रहे हैं, और चंद्रमा यूं कहें तो बृहस्पति को सक्रिय करता है, जो मीन राशि में बहुत सहानुभूति रखने वाला हो सकता है, बहुत संवेदनशील, आम तौर पर स्वप्नदर्शी, दूरदर्शी। यहाँ एक बहुत भावनात्मक पहलू है, और ये डबल पैक चंद्रमा और बृहस्पति मीन राशि में, कर्क राशि में मंगल के साथ त्रिकोण बनाते हैं। यहाँ इस पहलू में अब त्रिकोण आ रहा है, ये वही है। और फिर हमारे पास मंगल है। हम ग्रहों में मंगल को ढूंढते हैं, ये वही है। इसे अक्सर पुरुषों के शौचालय के सामने प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है। और मंगल, जैसा कि हमने कहा, कर्क राशि में है, और कर्क भी बहुत भावनात्मक होता है। और यहाँ चंद्रमा और बृहस्पति कर्क में मंगल के साथ एक +2 डिग्री का त्रिकोण बनाते हैं। त्रिकोण, और अब हम इसे यहां भी दर्ज कर लेते हैं, लिख लेते हैं +2 डिग्री। तो अब हम यहां भी जानते हैं, जब यहां 1 बजे है, और अगर हम अब मंगल के साथ 0 डिग्री का त्रिकोण बनाना चाहें, चंद्रमा के साथ, बृहस्पति के साथ, यह स्वाभाविक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि वह यहाँ जन्म ग्रह है और वह यहाँ स्थिर रहता है।
लेकिन चंद्रमा अगर वह यहाँ मीन राशि में 10 डिग्री पर खड़ा होता या है तो वह भी यहीं खड़ा है, तो 4 घंटे पहले यानी सुबह 9 बजे, इसका मतलब सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे हमारे पास यहाँ चंद्रमा का मंगल के साथ कर्क में 0 डिग्री का त्रिकोण होता। बिल्कुल सही। और इसी तरह यह सब कुछ पूरे दोपहर भर, दोपहर से लेकर शाम तक एक दूसरे को प्रभावित करता रहता है। और यह भी यहाँ एक ऐसी स्थिति होगी जिसे मैं हर हाल में हमेशा ध्यान से देखूंगा, क्योंकि यहाँ मैं इसमें से काफी कुछ समझ सकता हूँ, सिर्फ ऊर्जा की शुद्ध गुणवत्ता के आधार पर। तो बिना अभी पहले से ही उसकी अभिव्यक्ति की व्याख्या किए ये तो दिख ही रहा है कि यहाँ बहुत सारी भावनाएं भी इसमें शामिल हैं। यहाँ हमारे पास मीन राशि है, यहाँ हमारे पास बृहस्पति है, जो दर्शन शास्त्र, जन कल्याण और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, लेकिन यह उच्च उद्देश्य, जीवन के सवालों और मदद करने की भावना के लिए भी है। और फिर यहाँ हमारे पास कर्क राशि है, जो बेहद सहानुभूति रखने वाली, संवेदनशील है, और साथ में मंगल भी है। यहाँ मंगल त्रिकोण के साथ क्रियाशील हो जाता है। इसका मतलब है व्यक्ति इस सामंजस्यपूर्ण, मददगार, सहानुभूतिपूर्ण और सहायता करने वाली ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए वास्तव में कुछ कर सकता है। और अगर अब केवल संयोजन हो, यानी जब चंद्रमा यहाँ ग्रह के साथ संयोजन बनाता है, जो हर किसी के साथ महीने में 9 ग्रहों के साथ अनिवार्य रूप से होता है, इसका मतलब है तुम्हारे साथ भी चंद्रमा बृहस्पति के साथ संयोजन में होगा। जरूरी नहीं कि 18.02 को, शायद नहीं, लेकिन किसी एक दिन तो निश्चित रूप से। इसका मतलब है अगर तुम अब अपने लिए देखो, ठीक है, कब? क्या तुम्हारे यहाँ चंद्रमा बृहस्पति के साथ संयोजन में है? और अगर तुम्हारे पास और कोई अन्य संबंध नहीं होते, यानी मान लो केवल चंद्रमा बृहस्पति संयोजन है, तो तुम इसे अपनी ट्रैकिंग सूची में ऐसे ही दर्ज करोगे। हम अब यहाँ फिर से 18.02 ले लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ अभी ऐसा ही है। तो हम फिर से 13 बजे ले लेते हैं। ये केवल एक उदाहरण है, बिल्कुल। और फिर तुम केवल चंद्रमा को ही लोगे, चंद्रमा मीन राशि में, और यहां फिर संयोजन आएगा। यहां चंद्रमा विशाल ग्रह बृहस्पति के साथ एक विशेष युति बना रहा है, और जो हमने पहले यहां लिखा था ताकि हम त्रिकोण को भी शामिल कर सकें, कर्क राशि में मंगल के साथ, अब हम यहां केवल संयोजन ही लिखेंगे। हम मूल रूप से इस पूरे क्षेत्र को सीधे कॉलम में लिख रहे हैं, क्योंकि अन्यथा इस स्थिति में और कुछ भी नहीं होगा। और फिर चंद्रमा मीन राशि में है, जो बृहस्पति के साथ युति में है, साथ ही इसमें भी। और फिर आप वह समय चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो। यह तापमान पर और आपके स्थान पर उस समय के हालात पर निर्भर करता है। यहाँ पर यह 0 डिग्री दोपहर 1 बजे होगी, और इसलिए हम यहाँ अब 0 डिग्री लिख रहे हैं, निश्चित रूप से। और यही ट्रैकिंग का पूरा बुनियादी सिद्धांत है। मैं सुझाव दूंगा कि सबसे पहले युतियों से ही प्रारंभ करना चाहिए। फिर सामान्य रूप से आप देख सकते हैं कि ग्रहों पर किस तरह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भले ही चंद्रमा, जैसे हमारे पहले उदाहरण में, बस यूं ही आकाश में स्थित हो, और यहाँ हमारी वीनस मेष राशि में प्रभावित हो रही है, या कोई युति, त्रिकोण या किसी अन्य पहलू के साथ है, यह इस पर निर्भर करता है कि आपके मामले में स्थिति कैसी है। अगर आपको इससे संबंधित कोई सवाल है तो बेझिझक पूछें, मुझे कमेंट्स में लिखें या फेसबुक ग्रुप में आ जाएं। मैं आपकी हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। अगर आप हर दिन सब कुछ ट्रैक करते हैं तो आपको प्रतिमाह लगभग 3 ट्रैकिंग शीट्स की आवश्यकता होगी। मैं यह जरूर सलाह दूंगी कि पिछले महीने की शीट्स को फाइल करके संभाल कर रखें, क्योंकि इससे आप भविष्य में हमेशा तुलना कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहूंगी कि पहले से ही इन कनेक्शनों में बहुत ज्यादा गहरा अर्थ न निकालें, बल्कि मुख्य रूप से उन्हें गहराई से देखें और विस्तार से समझें।
क्योंकि ये कनेक्शन अक्सर वैसे प्रकट होते हैं जैसा हम सोचते या चाहते हैं, उससे पूरी तरह से भिन्न और अप्रत्याशित। एक उदाहरण देने के लिए एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपके कुंडली में एक ट्राइन मौजूद है और वह है प्लूटो वीनस का। और अब वहां से चंद्रमा गुजरता है और वह प्लूटो के साथ एक विशेष संयोजन में आ जाता है, मान लीजिए। और अब आप सोचते हैं, ओह, यह तो एक बेहतरीन मौका होगा, शायद मुझे प्यार हो जाए या कुछ खूबसूरत पल बिताने को मिले। क्योंकि प्लूटो का संबंध अन्य बातों के अलावा कामुकता, गहराई, तीव्रता से है और वीनस का प्रेम से। और फिर वहां से चंद्रमा गुजरता है जो भावनाओं को लेकर आता है। हाँ, और हकीकत अक्सर इससे बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि आखिर में हो सकता है कि कोई सपना या कोई अवचेतन भावनात्मक पैटर्न सामने आ जाए जिसे पहचाना और रूपांतरित किया जाना चाहता है। क्योंकि यहाँ भी यह एक त्रिकोण हो सकता है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर ज्ञान और रूपांतरण मुख्य भूमिका में होते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी सपनों, भावनाओं और सपनों का प्रतीक है। हाँ, और प्लूटो गहरी रूपांतरण के लिए और वीनस प्रेम के लिए। और इसी तरह यहाँ त्रिकोण का उपहार यह हो सकता है कि आपको कोई ऐसा रहस्य उद्घाटन मिले जिससे पता चले कि यहाँ और क्या सुंदर रूपांतरित किया जा सकता है। और ठीक इसी वजह से यह सच में सलाह दी जाती है कि शुरुआत में अपने बौद्धिक पक्ष को अलग रखें और बस अवलोकन करें, क्योंकि केवल इसी तरह से आपको स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ परिणाम मिलते हैं। उसके बाद आप सोच सकते हैं, जब आप पुनर्विचार करें, जो कि आपको करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सोचने की शक्ति है। लेकिन पहले से ही अपने सपनों का महल न बनाएं, वरना आप असलियत के लिए अंधे हो जाते हैं। फिर बिना किसी पूर्वाग्रह के मासूमियत से बस उस स्थिति का अवलोकन करें। और सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत अर्थ तो आपके पास अर्थों की शीट पर पहले से ही है। और एक वीडियो भी है जो नीचे सभी के लिए लिंक किया गया है जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। इसके अलावा मैं सोशल मीडिया पर भी मौजूदा चंद्रमा की गतियों का साथ साथ विश्लेषण करती हूँ, और इसमें मैं तथाकथित ट्रांजिट्स के बारे में बात करती हूँ। और अब शायद आप सोच रहे होंगे, आखिर ट्रांजिट होता क्या है? हाँ, तो ये बिल्कुल आसान है। एक ट्रांजिट आकाश में इस समय ग्रहों की गतियों को दर्शाता है, और ये ग्रह इस समय तुम्हारे चंद्रमा या अन्य ग्रहों के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं यह भी दिखाता है। क्योंकि एक चीज है तुम्हारा व्यक्तिगत जन्म कुंडली, जिसमें ग्रहों की स्थितियां स्थिर होती हैं जैसे वे तुम्हारे जन्म के समय थीं, और दूसरी चीज है कि अभी इस समय आकाश में ग्रह किस स्थिति में है, क्योंकि हर ग्रह लगातार चलता रहता है और इसी वजह से ऐसी जोड़ियां बनती हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। मैं इन ट्रांजिट्स का साथ देता हूँ, जिसमें मैं समझाता हूँ कि इस समय कौन कौन सी जोड़ियां सक्रिय हैं और वे आपके रोजमर्रा के जीवन में कौन से संकेत या विषय दिखा सकती हैं। और इसमें सबसे रोचक बात यह है कि जब तुम अपनी खुद की स्थितियों को ट्रैक करते हो, जैसे कि अभी तुम्हारा चंद्रमा का वर्ग बृहस्पति से, जो तुम्हें हर महीने एक बार अनिवार्य रूप से होता है, तो मेरी सलाहों की मदद से तुम देख सकते हो कि यह स्थिति कब और अधिक मजबूत होती है या अन्य ग्रहों द्वारा अतिरिक्त रूप से प्रभावित होती है। और इस तरह से आप बेहतर समझ पाते हैं कि कब कौन सी ऊर्जा या विषय आपके रोजमर्रा के जीवन में विशेष रूप से महसूस होते हैं। इस दौरान मैं सभी गोचर एक साथ नहीं चुनता, बल्कि कभी कुछ और कभी कुछ अन्य चुनता हूँ, ताकि सब कुछ स्पष्ट बना रहे और तुम एक एक करके देख सको कि ग्रह और ये गोचर कैसे प्रभाव डालते हैं, बिना इसे बहुत जटिल बनाए। हाँ, और ठीक इसी वजह से मैं इसे सोशल मीडिया के माध्यम से साथ साथ बताता हूँ। वर्तमान चंद्रमा की गतियों से आप आसानी से देख सकते हैं कि ग्रह कैसे प्रभाव डाल रहे हैं। बिना इसे जटिल बनाए आप अपनी समझ को बेहतर तरीके से बनाए रख सकते हैं। इसके साथ ही आप रोजमर्रा की जिंदगी में इन प्रभावों को पहचानना भी सीखते हैं। चर्चा के लिए आप मेरे द्वारा अभी बनाए गए एक फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हाँ, क्योंकि
यह बहुत अच्छा होगा अगर हम यहाँ एक साथ आइए और इन विषयों को मिलकर आत्मसात करें, क्योंकि दोहराना, चिंतन करना और विषयों पर चर्चा करना सीखने की प्रक्रिया को बहुत गहरा बना देता है। इसके अलावा इससे एक बहुत ही स्वाभाविक माहौल बनता है जिसमें हम अभ्यासों को बदल सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें जागरूकता के साथ मजबूत करने, शंकाओं को दूर करने और यह जानने के लिए कि दूसरे इसे कैसे अपनाते हैं, समूह मदद करता है। संक्षेप में, यह निरंतरता बनाए रखने, सीखी बातों को मजबूत करने और अपनी प्रगति को बेहतर ढंग से पहचानने में सहायक है। अब से हर महीने ऐसा होगा। एक ड्राइंग वीडियो, एक चंद्रमा की स्थिति का ड्राइंग वीडियो, जो हमेशा वास्तविक चंद्रमा की स्थितियों से एक हफ्ता पहले प्रकाशित किया जाएगा, ताकि हर किसी के पास उस हफ्ते में अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को दर्ज करने के लिए पर्याप्त समय हो। जैसे ही नया वीडियो उपलब्ध होगा, मैं तुम्हें निश्चित रूप से न्यूज़लेटर के माध्यम से इसकी जानकारी दूंगी। लेकिन आप इसे हमेशा मेरे होम पेज पर भी पा सकते हैं, यानी कि वर्तमान ड्राइंग वीडियो। हाँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर हम समूह में सोशल मीडिया पर या फिर अगले आने वाले वीडियो में मिलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं। चाओ चाओ।